हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप न्यू स्टूडेंट जुटे हैं हमारे चैनल पे तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अपने ग्रुप में जितने हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम की तैयारी का शेष समय बहुत कम बचा है। अब जितना हो सके अब तैयारी कीजिए, अब रिवीजन कीजिए। अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, खाली रिवीजन कीजिए। अब जितना हो सके जो पढ़ें उसी को रिवीजन कीजिए। आपका उसी में आपको मतलब बेहतर तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आप जितना पढ़ें उसी को आप रिवीजन करते चलिए। तो वही रिवीजन क्लास मैंने लेकर आया हूँ। आज अगले जो वीडियो बन रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आज हिंदी का रिवीजन क्लास चलने चल रहा है। हर एक चैप्टर का रिवीजन चले करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेंगे फिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव दे देंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसे चलिए पहला जो क्वेश्चन है मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, उसके बारे में पूरा आज का क्लास चलने वाला है। आप देखते रहिएगा, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस डिस्प्ले पर आ गया। इसका आंसर जल्दी बताते चलिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। मतलब बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्या है, लेखक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अम्बेडकर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो अम्बेडकर जी के पिता के नाम क्या था। तो अम्बेडकर जी का जो पिताजी का नाम था वो क्या था, तो रामजी सकपाल। मतलब इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा कि रामजी सकपाल जो है अम्बेडकर जी के पिता के नाम था, ठीक है। फ्यूचर में चलते थर्ड पे। फ्यूचर नंबर थर्ड क्या कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज और कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो किसको मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रम विभाजन, ठीक है। फ्यूचर में चलते हैं फोर पे। फोर में क्वेश्चन कर रहा है, जाति प्रथा भारत एक बेरोजगारी का क्या बना हुआ है। तो बेरोजगारी का क्या बना हुआ है, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक क्या बना हुआ है, तो प्रत्यक्ष भी बना हुआ, प्रमुख क्या बना, एक कारण बना हुआ है, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मुक नायक क्या है, तो मुक नायक जो थी क्या थी, तो मुक नायक एक पात्रिका था, क्या था, तो पात्रिका था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 6 पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसको आप याद कर लीजिएगा कब हुआ था, तो 1900 कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, आपको रिवीजन क्लास से काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इसको सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। आप रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 7 पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर की जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 8 पे। अम्बेडकर के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना होता है। तो अम्बेडकर जी की जो दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप होता है कैसा, तो दूध और पानी के मिश्रण के से कैसा, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैसा होना चाहिए, तो भाईचारे का कैसा होना चाहिए, तो कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो मतलब भाईचारा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में चलते हैं 9 पे। भारतीय संविधान के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसका है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 10 पे। सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। मतलब श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज की आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद जो है अम्बेडकर जी कहाँ गए थे उस उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कहाँ गए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 12 पे। अनुच्छेद अम्बेडकर अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो अम्बेडकर के जो चिंतन और रचनात्मक जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योति फुले मतलब डी में सभी में थे, मतलब सभी थे। इनके जो रचनात्मक और चिंतन मतलब फेवरेट कवि कौन कौन थे, तो ये सब सभी थे, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 13 पे। क्वेश्चन में 13 क्या कर, जाति पाति तोड़ना मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। जो जाति पाति तोड़ने के लिए मंडल एगो भाषण लाहौर में कब हुआ था, एगो भाषण हुआ था जाति पाति को तोड़ने के लिए, वो भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो
कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और मतलब कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। ये सबको इसीलिए मैंने लाया हूँ, मतलब रिवीजन क्लास लाया हूँ, ठीक है। आप बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार के क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक निबंध है, क्या है? तो निबंध है। ये वीवीआई प्रश्न है, क्या है? तो वीवीआई प्रश्न है। ये सब कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक प्रकार के निबंध है, ठीक है। आपसे मैं जितना मैं वीडियो आप जितना मैंने ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा, नहीं गया है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप बस जितना हम बता रहा हूँ, बस उतना ही आप करते चलिएगा और उतना आप रिवीजन करते चलिएगा। रिवीजन आपको आपको एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर मतलब बना देगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 14 पे, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो ये तो हो गया। क्वेश्चन में चलते हैं 15 पे, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? इनमें से कौन जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी का रचना है? तो इनका जो द कास्ट इन इंडिया, वो अम्बेडकर जी का रचना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इनके है, ये भी उनके है। मतलब इनमें से सभी जो है इन्हीं का रचना है। मतलब ये डी है सब, मतलब इनमें से सभी सभी मतलब सब है क्या? अम्बेडकर जी की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर 16 नंबर का, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए जो है आधुनिक सभ्य समाज मतलब जो है श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, ठीक है। किसको? तो कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते 17 पे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषा से संपादित अंश है? तो किस भाषा से संपादित अंश है? किस भाषा से लिया गया है? तो किसका जो आंसर हो जाएगा, किस भाषा से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसे? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से बुक से मतलब लिया गया है, ठीक है, इस भाषण को, ठीक है। 17 का सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया जा रहा है आपको। बस आपको तो याद ही होगा, खाली बस रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। आपको पता है कि आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के किसने हिंदी रूपांतरित किया है? तो किसने किया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जो हिंदी में रूपांतरित किया, वो किसने किया है? तो ललाई सिंह यादव ने किया। किसने किया? तो ललाई सिंह यादव ने किया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 20 पे। लेखक को इस युग के कहाँ विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया था? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जातिवाद में। क्या हुआ था? तो जातिवाद में जो है उसको विडंबना दिखाई पड़ा था। किसको? तो भीमराव अम्बेडकर को पड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 21 पे। डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर का माता का नाम था, क्या नाम था? तो भीमाबाई नाम था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको सब क्वेश्चन याद होगा, आप खाली बस रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पीएचडी की उपलब्धि कब धारण की? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जी जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो पीएचडी की अवधि कब लिए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 1916 ईस्वी को लिए थे। कब लिए थे? तो 1916 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर जी ने वो पीएचडी की अवधि लिए थे, ठीक है। कब लिए थे? तो 1916 ईस्वी को। क्वेश्चन में चलते हैं 23 पे। लेखक की दृष्टि से विडंबना बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि जो है विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखक मतलब जो भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि जातिवाद है जो भारत में जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भारत में बहुत ज़्यादा जातिवाद होता है, ठीक है। मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 24 पे। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की जो दृष्टि है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज होना चाहिए कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो जिसे स्वतंत्रता, समानता और भारतीयता की भाव, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो या भारतीयता का क्या हो, भाव हो, मतलब इस सभी के पास हो, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से अच्छा व्यक्ति होते थे, ठीक। क्वेश्चन में चलते हैं 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन करा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो लेखक जो है बेरोजगारी प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। किसको? तो जाति प्रथा को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जाति प्रथा को क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष और प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 26 पे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनेज किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया जो है किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में चलते 27 पे। क्वेश्चन में 27 क्या कह रहा है, आर्थिक पहलू में से जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू में से जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू में से जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। जाति प्रथा जो क्या है, एक प्रकार की हानिकारक है। जिसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 28 पे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। काफ़ी महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न है, सब पूछे हुए प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इस बार भी दोहराने की संभावना अधिक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, जितना हो सके आप रिवीजन जितना करिए रिवीजन, बस
वही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 29 में, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किस पत्रिका, तो बहिष्कृत भारत का किया है। किसको किया? तो बहिष्कृत भारत को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है पत्रिका का क्या क्या है, संपादन किया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। किसको जानते हैं? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब मैंने 30 क्वेश्चन इस चैप्टर से लाया था। ठीक है, अगले चैप्टर के जो अगला चैप्टर ला रहा हूँ अगला तुरंत। ठीक है, इस वीडियो में अगला चैप्टर होने स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने चैप्टर नंबर 2 जो है 20 के दांत, इसके जो रिवीजन क्लास चलने वाला है। ठीक है, इसका जो रिवीजन आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, रिवीजन जो चैप्टर 2 है इसका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, रिवीजन जो 20 के दांत है, चैप्टर का नाम क्या है? 20 के दांत। उसके चमक तो उसके आप तो पढ़े होंगे, आपको पता है, आपको याद भी होगा। इसके कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको पूरा भी याद हो सकता है, मगर हाँ आप रिवीजन कर लीजिए कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना होवे। अगर रिवीजन करिएगा तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं, अब चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन चल रहा है। ठीक है, रिवीजन कर चल स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो जो 20 के दांत है वो शीर्षक के कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो है इसका लेखक है, मतलब इसको लिखने कहानी का मतलब लिखे हैं। ठीक है, किसने लिखा है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड में कह रहा है गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है कौन है? तो गिरधर लाल कौन था? तो मदन के पिता था, मतलब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे यह काफ़ी सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये इधर अब मैंने 30 ऑब्जेक्टिव है, मगर हाँ इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सबका रिवीजन क्लास लाया हूँ। ठीक है, आप बस बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर लाइक अभी तक नहीं किए, अगर चैनल को लाइक नहीं, अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितने मैंने वीडियो डालूँ आपके परीक्षा के रिलेटेड आपके आपके नोटिफिकेशन छोड़ दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन का मदन कासू के बीच कितना, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने है जो कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे, मतलब 20 सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 4 पे। नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर रत्नावती शर्मा नाम था। किसका क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा नाम था। तो क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 5 पे। नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसकी तत्व समग्र उभर कर आए हैं? नलिनी बिलोचन शर्मा जो है, शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता का उभर कर आए हैं? तो किसको? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मनोवैज्ञानिकता का। किसको? तो मनोवैज्ञानिकता का, मतलब इसमें चर्चा किया गया है, मतलब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका? तो मनोवैज्ञानिकता का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार से जो है किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार से जो है किसको हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था। किससे? तो खोखा से हो सकता था, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसको किस क्वेश्चन में चलते 7 पे। खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है? तो खोखा खोखी जो है किस भाषा के शब्द है? तो बांग्ला भाषा से शब्द है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, खोखा खोखी जो है बांग्ला भाषा के शब्द है। क्वेश्चन में चलते 8 पे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही है? तो किसने कही है यह पंक्ति जो है? किसने कही है? तो यह सैन साहिब ने कही है। किसने कहा? तो सैन साहिब ने कहा। और किसको कहा था? तो मदन को कहा था। किसको कहा था? तो मदन को कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो खोखा खोखी की जो अर्थ होता है क्या होता है? तो बच्चा और बच्ची होता है, मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा और बच्ची। सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब कई बार पूछे गए एग्जाम में, इस बार पूछे की संभावना अधिक है। आप बस रिवीजन कर लीजिए, आपको पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, आप बस आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आप रिवीजन बस कर लीजिए। खोखा खोखी का मतलब खोखा का क्या नाम था? तो खोखा के जो नाम था वो क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो कासू नाम था। क्या नाम था? तो कासू नाम था। ये देखिए 2022 के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि खोखा के नाम क्या था? तो कासू नाम था। वो कीसू नाम था, कुसू, सब ये देखिए सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 11 पे। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक है, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सैन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 13 पे। मदन
अक्सर किसके हाथों पिटाता था? तो मदन जो है अक्सर जो है किसके हाथों पिटाता था? तो पिता के हाथों, मतलब डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो डी, मतलब पिता के हाथों से मतलब मदन जो है अक्सर पिटाते रहता था। क्वेश्चन में चलते 14 पे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता के नाम तो क्या था? तो पंडित रामअवतार शर्मा था, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंडित रामअवतार शर्मा जो था नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता थे। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 15 पे। सैन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? तो सैन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को लगाया था, मतलब गिरधर लाल को जो है सैन साहब ने खूब फटकार लगाई थी, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते 16 पे। विष के दांत कहानी के किस वर्ग अंतविरोधों को उजागर करती है? तो किस अंतविरोधों को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्यम वर्ग के लोगों को मतलब क्या करता है? अंतविरोधों को क्या करता है? उजागर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 17 पे। कासू मदन के साथ किस खेल के शारीरिक होना चाहता था? तो किस खेल में मतलब संबंध बनाना चाहता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल, मतलब लट्टू के खेल में जो है कसन और मतलब कासू और मदन जो है क्या करता था? मतलब खेलना चाहता दोनों साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। सैन साहब किसके व्यंग से एकटर रह गए? तो किसके व्यंग से एकटर रह गए थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। किससे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से क्या रह गए थे? तो एकटर रह गए थे, मतलब सैन साहब ने रह गए थे। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र थी क्या थी? तो 5 से 6 साल थी, मतलब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है ये सब। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी। ठीक है, ये सबको आप रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आपको एग्जाम में पूछे भी तो कोई दिक्कत आपको ना हो। तो 20 नंबर क्वेश्चन का रहा मदन किसका पुत्र था? मदन जो था किसका पुत्र था? तो मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था। क्वेश्चन में चलते हैं 21 पे। नलिन बिलोचन शर्मा पटना के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में बने थे। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सब डेट ऑफ बर्थ आप याद कर लीजिएगा, ये सब डेट ऑफ बर्थ जो आपको गड़बड़ा देगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको सबको रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार करके याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 22 पे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी को जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ये सब देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है ये सबको क्या करें? तो याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। ठीक है, कितना जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। 100% हमारा गारंटी है कि आपको एग्जाम में बढ़िया तैयारी होगा, बढ़िया आप एग्जाम में दे सकते हैं। नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है आप सोचते होंगे कि ऑब्जेक्टिव हल्का है, मगर ऑब्जेक्टिव आपको नंबर को गिरा देगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव पे जितना हो सके आप फोकस कीजिए, आप पकड़ बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु जो होते कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी को जो मृत्यु हुआ था तो कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो मृत्यु हुआ था तो कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो बंदरघाट पटना में हुआ था। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बंदरघाट पटना में जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 25 पे। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 26 पे। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था? तो लड़कियां कठपुतलियां हैं, वो किसको किसको यह बात गर्व था? तो किसको था? तो ये मतलब इसका जो आंसर माता और पिता को जो गर्व था। ठीक है, कि लड़कियां जो होती है क्या होती है? कठपुतलियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में चलते 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा? कौवे की जमात में शामिल होने वाले होने के लिए कौन लग गया? तो कौवे की जमात में जो कौन लग गया और शामिल होने के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हंस, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हंस जो था वो लग गए थे। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 28 पे। किसके अनुसार किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत को भी बदल दिया जाता था? तो किसके सिद्धांत मतलब किसके अनुसार जो है सेनों के सिद्धांत को भी बदल दिया जाता था? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? तो खोखा के अनुसार जो है सेना के सिद्धांतों को क्या कर दिया जाता था? बदल दिया जाता था उसके अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 29 पे। 29 क्या करा? सैन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सैन साहब की जो थी कितनी लड़कियां थी? तो सैन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये अगले एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, ये सबको आप रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, जितना हो सके आप वीवीआई बनाकर याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सोफर शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैंने 60 ऑब्जेक्टिव लाया था इस वीडियो में। अगर आप 60 ऑब्जेक्टिव में हमारे कितने ऑब्जेक्टिव को आप सही अपने मन से बताइएगा, कितने ऑब्जेक्टिव को आपने मन से सही मारे होंगे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस जय हिंद, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।